हेलो एवरीवन। मेरा नाम उमा बघेल है। मैं आपको आज यूजीसी नेट के बारे में अपने प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स पे बताने वाली हूँ। और हम लोग आज ये समझने वाले हैं कि यूजीसी नेट क्या है, किस तरह इसकी परीक्षा होती है और किस तरह हम इसकी परीक्षा दे सकते हैं। इकोनॉमिक्स आपको ये सुविधा प्रोवाइड करना चाहता है या करवाने वाला है कि आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में किस तरह करेंगे। उसमें जो हिंदी माध्यम में पेपर्स हैं, खासकर अर्थशास्त्र के लिए, उसको मैं हम लोग मिलके उस पर काम करेंगे और मैं उसमें से एक फैकल्टी हूँ जो इसको देख रहे हैं। तो आज हम समझते हैं कि यूजीसी नेट क्या है, ये किस तरह का, मतलब इसकी तैयारी क्या होती है, इसका क्या सिलेबस है, क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं और क्यों यूजीसी नेट की प्रिपरेशन हम लोग को करने की ज़रूरत है। तो जो चीज़ आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं वो ये है कि यूजीसी नेट क्या है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसका परीक्षा का जो पैटर्न है वो क्या होगा, और ये पेपर कब कंडक्ट करवाए जाते हैं, सिलेबस इसका क्या होगा, और हम इन सबको कैसे इसकी तैयारी, जो कि मेन चीज़ है जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स प्लेटफॉर्म के थ्रू करने की कोशिश करेंगे कि इसकी तैयारी हम किस तरह करें। और अभी जो हो रहे हैं एग्जाम, जो परीक्षाएं हो रही हैं, उसमें क्या चेंजेस टाइम के साथ आए हैं जिनको हमें डील करना है, जिनमें इकोनॉमिक्स आपकी हेल्प करेगा। और इसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, एग्जाम की क्या स्ट्रैटेजी होगी, साथ में जो मटेरियल होगा, जो परीक्षा का मटेरियल होगा, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, किस तरह काम करेगा, वो हम समझेंगे। इसमें पहली चीज जो है कि यूजीसी नेट क्या होता है, इसमें ये स्टार्टिंग में हमने कुछ यूजीसी और नेट और जेआरएफ के फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं ताकि आप समझ पाएं कि ये क्या है। बेसिकली यूजीसी नेट के बारे में ठीक ठाक जानकारी सबको होती है, पर क्योंकि हमें से एक बार समझना, मतलब इस तरीके से बताना चाह रहे थे ताकि लोगों को जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी इस बारे में मालूम हो। ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये एक ही पेपर होता है, मतलब एक ही परीक्षा होती है जिसके थ्रू आप दो चीज़ों के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, जिसमें एक तो नेट है, दूसरा जेआरएफ है। नेट के लिए जो कट ऑफ है वो कम होता है और जेआरएफ के लिए जो कट ऑफ है वो ज़्यादा होता है। ये अभी तक अभी गाइडलाइंस जो है उनके हिसाब से मिनिमम एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर होने की। और पीएचडी के लिए भी ये अब जो गाइडलाइंस आई हैं उनके हिसाब से अब ये 2-3 जगह काम करने वाला ज़रूरी एग्ज़ाम हो गया है, क्योंकि अब आप पीएचडी के एंट्रेंस के लिए भी नेट के एग्ज़ाम के थ्रू ही जाएंगे। तो जो नेट का कट ऑफ होगा वो उसमें आपको हेल्प करेगा। तो नेट बहुत अब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, खासकर जो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं उन लोग उनके लिए। और हम आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ में, सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स को पढ़ने वाले हैं, अर्थशास्त्र को समझने वाले हैं, तो उसमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। इसमें जो जीआरएफ है ये फेलोशिप होती है और ये तब आपको मिलेगी जब आप पीएचडी में एंट्री कर लेंगे, पीएचडी में प्रवेश कर लेंगे, और पीएचडी के दौरान रिसर्च करने के लिए आपको ये फेलोशिप दी जाती है। ये फेलोशिप जो है इसमें आपको 37,000 रुपीज पर मंथ एज अ फेलोशिप मिलेंगे। शुरुआत के 2 साल जब आप पीएचडी में एंटर कर लेंगे, पीएचडी में प्रवेश कर लेंगे, उसके बाद अगले 3 साल आपको एसआरएफ मिलेगा, विच इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और जिसमें ये जो अमाउंट है ये आपका बढ़ जाएगा, वो जो कि 42,000 हो जाएगा। और ये जो पैसा आपको कंटिजेंसी के तौर पे मिलेगा वो आपके बेसिकली दूसरे जो खर्चे होते हैं, कॉपी किताब, पेंसिल और ये सारे खर्चों को मेंटेन करने के लिए, ये पैसा भी आपको जेआरएफ के थ्रू मिलता है। साथ में यदि आप को हॉस्टल आपकी पीएचडी प्रोग्राम के थ्रू, इंस्टीट्यूट के थ्रू नहीं दिया गया है, तो अगर आप बाहर रहते हैं तो उसका जो खर्चा है, हाउस रेंट का जो खर्चा है, उसके लिए आपको आपके फेलोशिप का 30% मिलता है दिल्ली में। ये अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग होता है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से, और अकॉर्डिंग टू रूरल अर्बन एरिया ये डिसाइड होता है। ओके, तो ये जो मेन चीज़ें हैं जो हमने समझी कि ये यूजीसी नेट क्या है, किस तरह होता है, और इसकी एलिजिबिलिटी मेनली ये है कि इसमें आपके 55% मार्क्स एमए में
होना चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो, और 50% मार्क्स एमए में होने चाहिए यदि आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एमए के जो स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो स्टूडेंट हैं, वो भी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें एज लिमिट नेट के एग्ज़ाम के लिए कुछ नहीं है, जो हमने आपको पहले बताया कि जो नेट का एग्ज़ाम है वही जेआरएफ के लिए भी होता है, बस उसका कट ऑफ, जो जेआरएफ का कट ऑफ है वो ज़्यादा होता है। तो नेट के एग्ज़ाम की कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जेआरएफ के लिए अपर एज लिमिट होती है, जो कि जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 30 ईयर्स है, और बाकी रिजर्व्ड जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके लिए 35 ईयर्स है। ये जो पेपर है वो जून और दिसंबर में कंडक्ट कराया जाता है, मेनली हर 6 महीने में एक बार, मतलब साल में 2 बार ये एग्ज़ाम होता है। अब हम जो मेन इसका क्रक्स है, जो मेन इसका पॉइंट है, उस पे आते हैं कि सिलेबस क्या है इसकी, क्या चीज़ें हैं जो पेपर 1 में पूछी जाती हैं, क्या चीज़ें हैं जो पेपर 2 में पूछी जाती हैं। तो पहले हम पेपर 1 को समझ लेते हैं। हालांकि पेपर 1 पे मैं उतना ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, मैं बस समझा देने वाली हूँ कि इस पेपर 1 में क्या क्या है और किस तरह की चीज़ें बेसिकली इसमें होती हैं। बाकी हम थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस अर्थशास्त्र के पेपर पे करेंगे, क्योंकि आगे मैं इसको डील करने वाली हूँ, इस पे बात करने वाली हूँ, आप सबसे मिलने वाली हूँ। तो जो इसका सिलेबस है वो उसमें बेसिकली 10 यूनिट होते हैं। दोनों ही पेपर में 10 यूनिट्स हैं, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, जिनमें से मेनली ऐसे है कि 5-5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से आएगा, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, नियर बाय एवरेजली 5-5 क्वेश्चन मान के चलते हैं। तो इसमें ये जो 10 यूनिट है, हर एक यूनिट का अपना अपना महत्व है कि उसका कितना वेटेज आप लोगों को अपनी पढ़ाई के दौरान ध्यान रखना है। पहले हम इसको डीपली एक बार समझते हैं कि पेपर 1 का सिलेबस, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हम शिक्षण अभिवृत्ति या शोध अभिवृत्ति, विच मीन्स रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें हम क्योंकि मैं हिंदी माध्यम में इस बारे में बात करने वाली हूँ, तो हम इसको हिंदी माध्यम में ही सिलेबस के थ्रू समझते हैं। इसमें जो पेपर 1 है आपका, पहली यूनिट जो इसमें आती है वो शिक्षण अभिवृत्ति है, जिसमें बेसिकली ये रखने का जो तरीका है या जो अर्थ रहा होगा वो ये है कि इसमें आप जो शिक्षण की प्रकृति है, जो चीज़ें हैं, जो टीचिंग है वो क्यों है, और लोगों को उस बारे में पता होना चाहिए। जब क्योंकि नेट एक एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए भी और रिसर्च के लिए भी, तो आपको शिक्षण के बारे में अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर यूनिट को इसमें डाला गया है। और इसमें आप देखें कि उच्च अधिगम संस्थाओं के बारे में आपको जानकारी, उच्च अधिगम संस्थाओं से तात्पर्य है हायर एजुकेशन लेवल पे, जैसे यूजीसी के बारे में आपको पता हो, किस तरह वीसी और मतलब कुलपति, कुलाधिपति और दूसरी व्यवस्थाएं सिस्टम में आती हैं और कैसे वो काम करती हैं, उसके बारे में आपको पता हो। ऑनलाइन ऑफलाइन सिस्टम जो डिजिटाइजेशन हुआ है उसके बारे में आपको अंदाज़ा हो, शिक्षण अभिवृत्ति को लेकर, शिक्षा से रिलेटेड चीज़ों को लेकर। और ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको इस पर्टिकुलर यूनिट में पूछी जाएंगी। हम आगे इस बारे में भी बात करेंगे कि इसमें से किस तरीके के क्वेश्चन, किस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो दूसरा जो यूनिट है वो है शोध अभिवृत्ति, विच मीन्स रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें क्योंकि ये अभी एंट्रेंस के लिए भी एलिजिबिलिटी हो गई है, और आगे जैसे जैसे मान लें आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी होते हैं, तब भी आपके एपीआई स्कोर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप पीएचडी करें, और पीएचडी रिसर्च के थ्रू होने वाली चीज़ है। तो रिसर्च के बारे में हमको अंदाज़ा होना और पता होना बहुत ज़रूरी है। इसमें उसी तरीके की चीज़ें कि किस तरीके से शोध किया जाता है, किस तरीके से शोध की प्रक्रिया क्या है, अगर शोध लेखन होता है तो कैसे किया जाता है, शोध का प्रबंध क्या क्या है, तो शोध प्रबंध की क्या विधियां हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। साथ में ये जो आईसीटी का यूज़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ जो इसमें डाला गया है, वो क्योंकि आज के ज़माने में कई ऐसे डिजिटल सॉफ्टवेयर और नेटवर्क्स हैं जिनके थ्रू रिसर्च प्रभावित होती है, आज के शोध की प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं, तो वो सब इसका हिस्सा है। तीसरा जो आपका यूनिट है वो बोध कहते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव, जिसमें मेनली आपको एक पैराग्राफ जैसा या एक लेखन दिया होता है जिसको पढ़ के आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं।
जो हर एक लगभग 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अगला है आपका संप्रेषण, अंग्रेजी में कम्युनिकेशन इसको बोलते हैं। एक टीचिंग एबिलिटी के लिए कम्युनिकेशन या संप्रेषण एक बहुत ज़रूरी और प्रभावी प्रक्रिया है, जिसके बारे में हमको पता होना, अंदाज़ा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए शायद इस यूनिट को इसमें डाला गया। मैं ज़्यादा इसको एलाबोरेट या वर्णित यहाँ नहीं कर रही हूँ, पर हम आगे इसके बारे में जब कभी पेपर 1 पे बात होगी तो उसके बारे में पढ़ा जाएगा। अगली जो यूनिट है वो गणितीय तर्क और अभिवृत्ति है, मैथमेटिकल लॉजिक और एप्टीट्यूड। ये जो ये बेसिकली बहुत छोटा सा जो कह सकते हैं नॉर्मल गणित हमको जो आना चाहिए, जैसे समय दूरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, लाभ हानि से, ब्याज छूट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो, इसलिए ये यूनिट इसका पार्ट है। और छठवीं जो यूनिट है वो लॉजिकल रीजनिंग है, जो जिसमें कुछ कुछ भारतीय तर्क शास्त्र को भी सम्मिलित किया गया है। तो इसमें हम कई ऐसी चीज़ें यूनिक मतलब थोड़ी अलग सी चीज़ें जो हमारे पाठ्यक्रम में यूजुअली नहीं देखने को मिलती हैं, वो पढ़ने को मिलती हैं इसमें। और अगली यूनिट है आपकी डीआई, मतलब आंकड़ों की व्याख्या, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन। और इस डेटा इंटरप्रिटेशन में ये आंकड़ों से रिलेटेड चीज़ों में एक बार चार्ट जैसे कुछ सवाल आते हैं, जिसमें एक टेबल दी हुई है और आपको उसके थ्रू कुछ सवाल पूछे गए हैं। ये भी 4-5 सवाल की समथिंग आपसे पूछे जाते हैं जब कभी मतलब पेपर में पूछे जाते हैं। 8वीं यूनिट जो आपकी है वो आईसीटी है। इसका उपयोग आपके पेपर इसके यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 दोनों में हुआ है, रिसर्च एप्टीट्यूड और शिक्षण अभिवृत्ति मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड। तो शोध और ये शिक्षण अभिवृत्ति दोनों में, क्योंकि अब हम जिस तरह के युग में हैं उसमें डिजिटल हो जाना एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर यूनिट ही इसमें सम्मिलित की गई है। ये जो लोक विकास और पर्यावरण, इसकी 9वीं यूनिट है, जिसमें प्रकृति और पर्यावरण से संबंधित चीज़ें, आज किस तरह के सम्मेलन, किस तरह की संगोष्ठियाँ, किस तरह के मतलब मीटिंग्स लोगों के बीच में हो रहे हैं, इससे रिलेटेड मतलब वैश्विक स्तर पर, वो हम इस यूनिट में पढ़ते हैं। बेसिकली ये थोड़ा सा इस चीज़ से रिलेटेड है कि इस टाइम पीरियड पे पर्यावरण से मिलता जुलता, पर्यावरण से रिलेटेड और विकास से रिलेटेड, डेवलपमेंट के प्रोसेस से रिलेटेड जो नई इंफॉर्मेशन, जो नई सूचना है वो क्या है, उससे रिलेटेड चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। आप इसे और बेहतर समझ पाएंगे जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उसको लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीज़ आपको और बेहतर समझ में आ सकेगी। 10वीं यूनिट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, विच इज़ उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम, जिसके बारे में, क्योंकि हम चाहे नेट के एग्ज़ाम के थ्रू हम पीएचडी में प्रवेश लेते हैं या नेट के एग्ज़ाम के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं, दोनों ही कंडीशन में हम हायर एजुकेशन का पार्ट बनते हैं, उच्च शिक्षा या उच्चतर शिक्षा का हिस्सा बनते हैं। तो दोनों ही उसमें हमारी बहुत ज़रूरत बन जाती है कि हम उच्च शिक्षा प्रणाली भारत में कम से कम क्या है वो समझें। उसके लिए ये 10वीं यूनिट इसमें है। इस तरीके से ये 10 यूनिट हैं जो पेपर 1 में है, जिनसे लगभग मतलब एवरेज औसत तौर पे 5-5 क्वेश्चन होते हैं। ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, इसका कोई खास मतलब ऐसे वो नहीं है, लेकिन मोस्टली सिमिलर पैटर्न यही है। ये तो था पेपर 1, और इसके बाद हम बात करते हैं पेपर 2 की, जो कि मेरा मेन पेपर है, अर्थशास्त्र, जिसको मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो इसमें जो अगेन जो बात हमने बताई कि इसमें 10 यूनिट है, दोनों ही पेपर्स में 10-10 यूनिट होती है, इसमें भी वो 10 यूनिट है। पहली जो मतलब इसमें भी 10 यूनिट है, हम इनको अगेन सिलेबस के हिसाब से एलोबरेट करेंगे, इसीलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये सिलेबस है पेपर 2 के लिए, अर्थशास्त्र के लिए। इसमें भी 10 यूनिट है। पहली यूनिट जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम बहुत मतलब कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत गिवन जो टॉपिक्स हैं वो बहुत रिनाउंड टॉपिक हैं, जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे उपभोक्ता का व्यवहार क्या है, उससे जुड़े हुए क्या सिद्धांत होते हैं, उत्पादन और लागत की क्या प्रविधियां हैं, क्या विधियां हैं,
उनको समझने की, गेम थ्योरी, गेम सिद्धांत क्या है, बाजार की संरचनाएं क्या होती हैं, प्रतियोगिता पूर्ण अपूर्ण किस तरह की हैं, वो सब इसका हिस्सा होती हैं। और दक्षता के क्या मापदंड हैं, कल्याण अर्थशास्त्र क्या है, जो अपने आप में एक छोटा सा हिस्सा है पूरे अर्थशास्त्र की, खासकर व्यष्टि अर्थशास्त्र के बड़े एक सिनेरियो का। और ये असममित सूचना, ये किस तरीके से पूरे ये सिस्टम को प्रभावित करती है, ये कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, कुछ पर्टिकुलर विषय हैं जिनको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में समझेंगे। और समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र बेसिकली ओके, समष्टि अर्थशास्त्र जो है, इसमें हम समष्टि स्तर पर, जिसमें हम मैक्रो लेवल पर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मतलब देश की राष्ट्रीय आय और उसका मापन, उसकी संकल्पनाएं क्या हैं, किस तरह काम करती हैं, उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण किस तरीके से होता है, और उपभोग फलन या उपभोग प्रकार, जिनको फलन ही कहते हैं, निवेश फलन, ये कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आपके पेपर में मिलेंगे कि उपभोग फलन मतलब आपको दिया रहा होगा और उससे रिलेटेड कुछ कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह निवेश फलन, गुणक और त्वरक से कुछ मैथमेटिकल सवाल गणितीय तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। मुद्रा की मांग और आपूर्ति क्या है और ये किस तरीके से समष्टि स्तर पर उसको, अर्थशास्त्र को या आर्थिक विधियों गतिविधियों को प्रभावित करती है, ये इस तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे जो इसका हिस्सा है। बाकी ये जैसे मुद्रास्फीति है, व्यापार चक्र है, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां हैं, ये किस तरह से प्रभावित करती हैं पूरे आर्थिक गतिविधियों को, ये इस तरीके से इससे जुड़े हुए कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे जिनका जवाब हम ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्नों का उत्तर देते हुए, मतलब टिक करके जवाब देंगे। तीसरी यूनिट जो है वो स्टैटिक्स की है, सांख्यिकी और अर्थमिति, जिसमें थोड़ा बहुत स्टैटिक्स होगा और थोड़ा इकोनोमेट्रिक्स होगा। इकोनोमेट्रिक्स पार्ट को बोलते हैं अर्थमिति, और सांख्यिकी जो है वो स्टैटिक्स है इसमें। और अगली यूनिट जो आपकी है, इसको मैं बहुत ज़्यादा अभी इलाबोरेट नहीं करूँगी, हम कोशिश करेंगे कि इनके एक एक छोटे छोटे क्लिप्स इस तरीके से बनाए जा सके जिसमें हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इन द सेंस ऑफ कि हम कुछ क्वेश्चंस पर्टिकुलर टॉपिक से या विषय से लेके आपके सामने रखें, ताकि इस पूरे इकाई को, पूरी यूनिट को आप ठीक से समझ पाएं कि इसमें क्या होने वाला है और क्या किस तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली समझे जाते हैं। किसी भी परीक्षा के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमको इस बात का अंदाज़ा हो कि हम जो परीक्षा देने वाले हैं उसमें कैसे प्रश्न आने वाले, ताकि हमारी तैयारी उस दिशा में, उसी ओरिएंटेशन में हो और हम भटकते हुए एग्जाम की तैयारी न करें, एकदम ओरिएंट होके उसी तरफ ध्यान दे के तैयारी कर सकें। चौथी यूनिट है वो गणितीय अर्थशास्त्र, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो, और अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, साथ में लोक अर्थशास्त्र जिसको पब्लिक इकोनॉमिक्स कहते हैं, जो ज़्यादा बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग जो एक हिस्सा है। 8वीं यूनिट जो इसकी है वो समृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक्स। और पर्यावरणीय अर्थशास्त्र और जनांकिकी मतलब डेमोग्राफी, और पर्यावरणीय अर्थशास्त्र एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इसमें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पार्ट है और इससे रिलेटेड किस तरीके की थ्योरीज इकोनॉमिक्स में, किस तरीके के सिद्धांत जो दिए गए हैं जो इस पूरी व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, वो हम इसमें उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें। अंतिम जो इसकी इकाई है, 10वीं इकाई है, वो भारतीय अर्थव्यवस्था है। और भारतीय अर्थव्यवस्था से सामान्यतः, मतलब ये बड़ी सी इकाई दिखती है लेकिन सामान्यतः इससे जो पूछे जाने वाले शब्द हैं, वो प्रश्न हैं, वो इस तरह के प्रश्न होते हैं जो अभी के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन, अर्थशास्त्र बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत डायनेमिक है, समय के साथ परिवर्तित होने वाला सब्जेक्ट है। इसमें जो चीज़ें हैं वो टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। तो इस दौरान पूरी अर्थव्यवस्था में किस तरह के चेंज हुए हैं, चाहे वो कृषि अर्थव्यवस्था है, चाहे वो जो उद्योग अर्थव्यवस्था है, चाहे वो सेवा से रिलेटेड अर्थव्यवस्था, किसी भी सेक्टर या किसी भी क्षेत्र की बात हो, या विदेशी व्यापार में जो चेंजेस आए हैं, केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध किस तरीके से हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्या वित्त आयोग बना है और बजट में किस तरह की व्यवस्थाएं रही, वो सब किस तरह के पॉइंट हैं जो बेसिकली कह सकते हैं कि बहुत ही ऑब्जेक्टिव टू द पॉइंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आ सकते हैं, वो इस यूनिट से ज़्यादातर होते हैं। तो इस तरीके से ये 10 यूनिट्स हैं जो अर्थशास्त्र में आती हैं, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तैयारी किस तरह करनी है, इसके लिए जो पहला बहुत ज़रूरी
सवाल और बहुत ज़रूरी बात है जो हमको याद रखनी चाहिए, वो ये है कि हम, चाहे वैसे ये पेपर 1 के लिए लिखा हुआ है, लेकिन पेपर 2 के लिए भी यही बात बहुत हद तक मान्य होती है कि हम लोग सबसे पहले ये देखें कि सिलेबस में क्या है। इसीलिए हमने जब शुरू किया तो पहली चीज़ जो की, उसमें आपको ये बताने की कोशिश की कि हमको एक मोटा अंदाज़ा इस बात का हो जाए कि हम किस तरह का जो सिलेबस है, क्या चीज़ें हैं बेसिकली उसमें, उसका थोड़ा मोटा मोटा एक खाका हमारे दिमाग में खिंच जाए। तो जो सिलेबस है वो हमको एक बार केयरफुली रीड करना है, जिसकी मैंने कोशिश की आपके साथ मिलकर। होप सो आप लोगों को ठीक ठाक समझ में आया होगा। अगला जो पॉइंट है वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, जो इससे पहले पेपर आ चुके हैं, उनमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में हमको थोड़ा पता और अंदाज़ा होना चाहिए। मैं आगे अगली वीडियो में कभी ये कोशिश करूंगी कि हम लोग पीवाईक्यू के जो जो हो सकते हैं पीवाईक्यूज, उनके बारे में डिस्कस करें और समझने की कोशिश करें कि किस तरह के क्वेश्चंस, किस तरह की चीज़ें एक यूनिट से बन सकती हैं। ठीक है, ताकि आपको पेपर के बारे में और पेपर के पैटर्न के बारे में ठीक ठाक अंदाज़ा लग सके। ये आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब से, और दूसरे भी कई तरीके हो सकते हैं। इकोनॉमिक्स एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपको इसका फुल कोर्स बेसिकली मिल सकता है, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। पेपर 2 में भी आपको सिलेबस ठीक से पढ़ना है, इसीलिए हमने सिलेबस पे इतनी सारी बातचीत की। और उसके बाद पीवाईक्यू, इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज के बारे में मैं आगे भी अगले वीडियोस में बात करूंगी। और इकोनॉमिक्स के थ्रू आप इसका फुल कोर्स आपको मिल जाएगा। और उसमें जो लोग की रिलेटेड कंसेशन और दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ व्यवस्था की गई है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में कोर्स के बारे में जो डिटेल्स है उसके थ्रू आपको अंदाज़ा लग जाएगा। आप जाके दूसरे वीडियोस चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। हम लोग अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जो देखिए, नेट का जो एग्ज़ाम है, जो पेपर है, वो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग को दोनों तरीके से ध्यान रखना है। एक तो जो सैद्धांतिक चीज़ें हैं उसमें, उनको इतना बारीकी से पढ़ा जाना चाहिए ताकि उनकी वजह से होने वाली गलतियां ना हो। और दूसरा, चीज़ों को उस तरीके से भी पढ़ने की ज़रूरत है कि जो जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, जैसे किताबों के नाम हैं, जैसे अर्थशास्त्र के कई सिद्धांत जो दिए गए हैं समष्टि अर्थशास्त्र में या व्यष्टि अर्थशास्त्र में, दूसरी यूनिट्स में, उन सब में उनका नाम याद रखना, उनकी डेट्स याद रखना, वो भी बहुत ज़रूरी है। साथ में हमको उनके प्रॉपर जो सैद्धांतिक नियम है या सिद्धांत जो दिए गए हैं उनके बारे में भी एकदम बारीकी से अंदाज़ा हो, ताकि हम प्रश्नों का उत्तर गलत न करें। तो ये जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स कोशिश करेगा कि आपको इकोनॉमिक्स के थ्रू मैं कोशिश करूंगी कि आप तक इस तरीके का कंटेंट, इस तरीके की चीज़ें पहुंचाऊं कि आप लोगों को उस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स ना आए। अब हम जो समझने वाले हैं, या जो चीज़ मेरे दिमाग में इस को प्रिपेयर करते हुए थी, कि जो चेंजेस इस टाइम पीरियड में रहे हैं नेट और जेआरएफ के एग्ज़ाम को लेके, वो क्या है बेसिकली। पहले क्या सिस्टम हुआ करता था और अब क्या चेंजेस दिख रहे हैं, जो जितना मैं समझ पाई हूँ इस सिस्टम को, मतलब पेपर के पैटर्न को पिछले कुछ सालों में। तो पहले जो पेपर थे वो क्वेश्चन बेस्ड जो ऑल टाइम था वही था, लेकिन क्रोनोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, डेफिनेशन पे और सिद्धांतों से रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, और मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से, मतलब गणितीय अर्थशास्त्र से जो प्रश्न आते थे वो थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे, थोड़े सादा क्वेश्चंस आते थे। साथ में ऐसे ही अर्थमिति वाले सेक्शन से जो क्वेश्चन थे वो भी उतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं दिए जाते थे। बोध का जो क्षेत्र है या कॉम्प्रिहेंशन जो आता था, वो ऐसे जैसे एक कॉम्प्रिहेंशन दिया और 5 सवाल उसमें से दे दिया और आपको 5 सवालों के जवाब देने होते थे। लेकिन अब चीज़ें चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है, वी विल अंडरस्टैंड। इसी तरीके से की चीज़ें एलिमिनेशन मेथड और मैचिंग को लेकर थी, लेकिन अभी जो पैटर्न देखने में आ रहा है वो ये है कि जो माइक्रो और मैक्रो से, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो प्रश्न इस तरीके के हैं कि उसमें आपको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्वेश्चन को समझने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसके बाद उस प्रश्न से जब तक आप उत्तर करेंगे, आपको आपका जो समय जाने वाला है वो पहले से ज़्यादा है। तो जो इससे सीधे आने वाले क्वेश्चन से उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है।
फॉर्मूला जो कई आप देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र में मिली, पर समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे कई इकाइयों में भी आप देखेंगे कि कुछ सूत्र होते हैं कुछ कुछ चीज़ों को सॉल्व करने के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस या कुछ फलन होते हैं जो दिए होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और एजम्पशन और डेफिनेशन जो परिभाषा पे बेस्ड क्वेश्चन है, परिभाषा पे आधारित क्वेश्चन है, वो भी आपको वो तो पहले भी दिख रहे थे और अभी भी वो वैसे क्वेश्चंस हैं। कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन भी पहले से ज़्यादा बड़े हैं। और जो इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट है, जिसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो ज़्यादा अभी के कंटेम्प्रेरी में, अभी जो समकालीन चीज़ें जो भी हो रही हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में, वो ज़्यादा प्रिवेलेंट देखने को मिलते हैं पेपर में। बोथ रिलेटेड क्वेश्चन आई टोल्ड यू हियर कि यहाँ जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन थे वो पहले एक ही बोध मतलब एक ही लेखन आपको दे दिया और उसके बेस पे आपको 5 प्रश्न सॉल्व करने होते थे। लेकिन अब एक लेखन के थ्रू, मतलब एक पैराग्राफ अगर आपको दिया तो उसके थ्रू केवल एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और बाकी 4, अगर 5 क्वेश्चन आने वाले हैं तो 5 पैराग्राफ दिए गए हैं, उनके बेस पे 5 क्वेश्चन आपको अलग अलग सॉल्व करने, मतलब एक पैराग्राफ पढ़ के केवल एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें इसमें बढ़ाई गई, मैचिंग इसमें है अभी भी, लेकिन जो गणितीय अर्थशास्त्र और अर्थमिति वाला हिस्सा है वो पहले से ज़्यादा बड़ा हुआ देखने को मिलता है पेपर में। और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब सूत्र आधारित क्वेश्चंस या सिद्धांत आधारित क्वेश्चंस हैं, वो पहले से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फलन आधारित क्वेश्चन, जो पहले भी हमारी बात थी, वो भी पहले से ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इस बात से जो चीज़ जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आता है वो ये है कि एग्जाम का जो पैटर्न है वो इंक्रीजिंगली टाइम कंज्यूमिंग बनाने की कोशिश हो रही है, कि आपका जो समय है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोशिश हो रही है कि आपके जो 3 घंटे हैं, ऐसा किया जाए कि आपका जो पेपर है, आप गिवन 3 घंटे में आप पेपर सॉल्व ही ना कर पाए पूरा, क्योंकि आपको जो व्यष्टि समष्टि या दूसरे जो इकाइयां हैं उनमें से ऐसे लेंदी वर्णित क्वेश्चन दिए जाएं ताकि उनको पढ़ने में आपको समय लगे और फिर उसका जवाब देने में आपको थोड़ा वक्त लग जाए। इसी तरीके से सूत्र आधारित क्वेश्चन या सिद्धांत आधारित क्वेश्चन या अर्थमिति से जो क्वेश्चन आते हैं, गणितीय अर्थशास्त्र या सांख्यिकी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे प्रश्न इस तरीके से बढ़ा दिए गए थोड़े से, ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगे। कॉम्प्रिहेंशन वाला जो बात हमने की, उसमें भी इसीलिए 5 कॉम्प्रिहेंशन डाले जा रहे हैं। अगर 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन के हैं तो 5 क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, ताकि आपको एक बोध को पढ़ने में ज़्यादा वक्त लगेगा, तो इस तरीके से आपका समय ज़्यादा जाएगा उसमें, ठीक है। इसी तरीके से डेटा इंटरप्रिटेशन वाला, जो आंकड़े की व्याख्या वाला जो पार्ट है, उसमें भी यही टेक्निक इस्तेमाल हो रही है कि इसमें एक टेबल से आपको 2 या 3 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कहीं कहीं वो 5 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं कम क्वेश्चन का नंबर कम कर दिया गया है, ताकि आप फिर दूसरी प्रश्न को हल करने के लिए दूसरा वाला डीआई देखेंगे, दूसरी वाली टेबल या ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ताकि आपका समय उसमें ज़्यादा जाए। तो मेन चीज़ इसमें से जो आती है वो ये है कि समय एग्ज़ाम में ज़्यादा लग रहा है, तो हम लोगों को बेसिकली जो करना है या जो समझना है वो ये है कि प्रश्न को किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, उसकी तैयारी, उसके कंटेंट की तैयारी या सिलेबस की तैयारी किस तरीके से की जाए या करनी चाहिए, जिससे कि ये जो प्रश्न है उन्होंने इवन लेंदी दिया है, बड़ा प्रश्न दिया है, तब भी आप उसको आसानी से समझ के उसको कर पाए। तो उसको समझने और करने के लिए हम लोग ये मतलब ये नेट के लिए पूरा कोर्स ही शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज इसकी शुरुआत थी। धीरे धीरे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम चीज़ों को इतने डीपली और इतने गहराई में जाकर पढ़ें कि अगर लेंदी क्वेश्चन भी है तो हम उसको समझ पाएँ, और कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से सॉल्व करना है। इसी तरीके से डीआई सॉल्व करने के क्या तरीके हो सकते हैं। बच्चे जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के नहीं हैं, गणित बैकग्राउंड के नहीं हैं, उन लोगों को किस तरीके की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या टेक्निक, क्या स्ट्रैटेजी उसके लिए होनी चाहिए, वो हमें समझना है। और इसमें एग्ज़ाम देते हुए जो मतलब बहुत कॉमन सी बात है, पर यूजुअली ये देखा गया है कि बच्चे पेपर सॉल्व करते ही रह जाते हैं और पीछे के कई क्वेश्चन छूट जाते हैं एग्जाम में। जबकि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि सारे क्वेश्चन टिक करके आए, पर बेसिकली यूजीसी जिस तरीके से पेपर दे रहा है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पेपर आप इतना देर तक सॉल्व करते रहें कि आपके पीछे के क्वेश्चन छूट जाए। हो सकता है वो क्वेश्चन सरल हो सकते हैं जो आपसे छूट गए हैं, तो हम
काम करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी, क्या तरीका होना चाहिए जिससे हम कम से कम समय में, मतलब जितना समय दिया है उसमें अच्छे से अपने पेपर को पढ़ के सही जवाब और सही तरीके से उस पेपर को सॉल्व कर पाए। तो ये बेसिकली मेरी तरफ से आज की क्लास थी, जो इसमें मैंने बस हम लोगों ने जो समझने की कोशिश की है वो यही है कि हम लोग किस तरीके से मतलब समझे कि नेट क्या है, यूजीसी नेट, जेआरएफ क्या चीज़ें होती हैं, इसका क्या सिलेबस है और कि इसकी क्या तैयारी होनी चाहिए। बाकी हम इससे रिलेटेड जो कोर्स है वो आपको इसके कोर्स के डिस्क्रिप्शन में प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में किसी पीवाईक्यूज के सोल्यूशन के साथ या फिर किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया।